चले B6 is down. B6 Part 1. पार्ट 1। बाकी बच्चे में जो डाउट हो पूछ लेना भाई। एक सेकंड। B6 बताना बाकी है, आज बताऊंगा। मुझे पता था ऐसा कोई डाउट आएगा। और कोई डाउट तो नहीं? B6 और B7 नहीं सर पूछ। B3 में हाँ B3 में फोर्थ वाला। ओके डन। B3 में फोर्थ एक बच्चे ने पूछा है एंड क्वेश्चन इज B6 दिस। B7 तो बाद में कराओगे ना वो वाला? अभी कराऊंगा। हाँ ओके। एक्चुअली हो सकता है वैसे भी सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 1a² a⁴, 1b² b⁴, 1c² c⁴। यही सवाल है ना? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? तो देखो इसको ऐसे करो, 1ab 1a² b², 1c और c²। 1c c², करेक्ट। इसका वैल्यू होता है a-b, b-c और c-a। समझ आया? हाँ सर, ये आपने बताया था। ये मैंने बताया था। अब यहाँ ध्यान से देखो तुम मेरी बात, ठीक है ना? इसी से सॉल्व हो जाएगा। देयर इज नो नीड मैं दोबारा सॉल्व करूं। मैंने तुम जब से 2-3 डिटरमिनेंट कहा है याद रखने को, आप उनको जरूर याद रखो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो बार बार आते रहते हैं। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में आप सोचोगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई। a² माइनस b², b² माइनस c² और c² माइनस a²। आ गई हाँ सर। आंसर? हो गया ना प्रूव? नहीं सर, वैसे भी ऑपरेशन लगा सॉरी के सॉरी, प्रूफ तो हो गया, एक पर एक लाइन एक लाइन हाँ तुम बोलो। ऐसे जो पैटर्न बनी ना मैट्रिक्स में वो नहीं बनी, अलग प्रूव हो गया। सुनो मेरी बात, वैसे नहीं बनेगी, पहले यहाँ ध्यान दो। तुम्हें ये समझ आया यहाँ तक? हाँ सर, वो इसके अभी। बाद मैं फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने के बाद आया a+b, a-b। एक सेकंड तुम लोग होल्ड करना। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, आवाज आ रही है मेरी? मैं ये बोल रहा था कि हाँ इसकी जो सर। हाँ इसकी वैल्यू बेटा आ गई a+b, b+c और c+a मल्टीप्लाइड बाई a-b
बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। समझ आया? हाँ और इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्रूव हुआ, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा यही लाना होगा। अब तुम बोलो, कुछ बोल हाँ रही सर। थी, वो मुझे नहीं समझा। नहीं ठीक है ना? नहीं, मैंने ना हाँ सर, हो गया प्रूफ। हाँ। और मैंने बोलो। अलग अलग ऑपरेशन लगा के प्रूव किया था, पर प्रूव हो गया था, बट ऐसी जो पैटर्न बनी ना मैट्रिक्स के अंदर, वो नहीं बनी कहीं पे। ओके, और बोलो भाई। एलएचएस और आरएसएस को अलग अलग प्रूव किया था। ओके, और कोई डिफिकल्टी किसी को? B2 का सेकंड B2 पार्ट का 1 में। सेकंड, B2 का सेकंड मैंने बताया था तुम्हें, एक बार फिर से समझ लो अगर कोई डिफिकल्टी है। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इज इट क्लियर? 0 होती है। हाँ ठीक है ना? तो फिर ये प्रूव हो गया। हाँ तुम्हारे सामने जो लिखा है वही तो लिखा है, 0 0 0, और क्या लिखा है? हाँ सर। सी बी ए और माइनस सी माइनस बी माइनस ए। तो ये जो एक मिनट सर, ये तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला मेरी सेकंड की तो है भाई, रूट रूट 13 प्लस 3 रूट 3 वाला। वो तो वो फोर्थ फोर हो पीडीएफ सकता है मेरे में कुछ गड़बड़ हो। अरे सर वो शीट से वो देख रहे हैं उसमें फिर हो कम सकता है क्वेश्चन है। फोर्थ वाले में बताना है मुझे। हाँ, तो सुनो फोर्थ वाला। √13 प्लस √3 2 √5 √5 √15 √26 5 √10 3 प्लस √65 और √15 और 5। ये सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे हमेशा। ऑप्शंस आपको खुद सोचने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, दिमाग आपको ही लगाना है 9 एलिमेंट पे। चलूं बोलूं भाई? देखो अब सुनो, कंसंट्रेट करके। यहां से √5 कॉमन आ रहा है, यहां से √5 कॉमन आ रहा है, ये क्लियर है? हाँ 2 √5 आ गए बाहर, यानी कि बाहर आ गया तुम्हारा 5। सही है? हाँ एक काम और करने जा रहा हूं डायरेक्टली, अगर तुम इसी स्टेप पे कहो तो इसी पे स्टेप कर दो। और वो काम ये है कि मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करने वाला हूँ। स्प्लिट अपने कर दिमाग से करूंगा और एक ऐसे सोच समझ के करूंगा, जैसे कि तुम ये समझोगे कि अगर एक कॉलम में ये रखा जाएगा तो ज्यादा बेटर आइडिया होगा। ये समझ आ रहा है? यस हाँ तो अब ब्रेक करने जा रहा हूँ। √13 √26 √65 √5 जा चुका है 2 √5 √3 √5 जा चुका है तो 1 √2 और √5। सही है? यहां आ जाओ, √3 √15 और 3। ठीक है? और 2 हाँ √5 और √3, 1 √5 √2, सॉरी 1 √2 एंड √5। ये समझ आया? यहां भी एक 5 आएगा। ठीक है? हाँ सर, आया समझ में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना? ध्यान से क्लियरली। इस वाले रोज, इस वाले कॉलम से √13 कॉमन आ रहा है। यस इस वाले कॉलम से जब तुम √13 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा √5, और यही तुम्हारा कॉलम नंबर 3 है, दिख रहा है? हाँ 0 हो जाएगा। तो ये पहला वाला तो हो गया 0। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। 5 बाहर है, √3 यहां से कॉमन है, ठीक है? तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ √5, यहाँ √3, यहाँ 2, यहाँ √5 और यहाँ √3, यहाँ 1
यहाँ √2, यहाँ √5, ये सही है। हाँ और अब मेरा प्लान ये है कि मैं जीरोस बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे हमेशा बात कर रहा हूँ वैसे ही करूंगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2। सभी लोग कंसंट्रेट करके सोचें कि मैं ये ऑपरेशन क्यों लगा रहा दो तो इसमें जीरो अपने सेकंड स्टेप में क्या किया था? हूँ। स्प्लिट किया, यहां भी बात कर रहे हो इसकी, हाँ, यहाँ पे स्प्लिट में। अच्छे से समझने की कोशिश करना, प्रॉपर्टीज पे फोकस करें। किसी भी डिटर्मिनेंट में हम्म, अगर हम चाहें तो उस डिटर्मिनेंट को टू और मोर डिटर्मिनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, याद है ऐसा कुछ। हाँ उसमें नीचे तो, वाले एलिमेंट सेम रहते हैं, ऊपर वाले हाँ, तो। तो इसको मैंने C1 के रेस्पेक्ट में दो पार्ट अच्छा, में आ स्प्लिट गया। किया हुआ। ओके ओके। तो पहला वाला जीरो हो गया, ये क्लियर है। हाँ, आ गया। और अब मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो वैल्यू हो गई 5√3, पहला वाला जीरो हो गया था। और ऑपरेशन लगा रहा हूं, -1, -1, 0, 0, ये क्लियर है। हाँ ये समझ आया। हाँ बस अब तो एक्सपैंड कर दो, एक रो या एक कॉलम में दो जीरो आने के बाद कोई टेंशन नहीं है। हम लोग, -1 से ओपन कर। हाँ, उसको हम कॉलम 1 से ओपन कर देंगे, ठीक है। वैल्यू लिखूं क्या आएगी कि कर लोगे। नहीं सर, हो गया। हो गया। कर लूँगा। और हाँ, और हाँ कोई डिफिकल्टी किसी को। नहीं। पार्ट 2 में है। हाँ बोलो, पार्ट 2। पार्ट 2 में B5, एक सेकंड, वो आपके एग्जांपल्स में भी। पार्ट 2 में B5, पार्ट 2 में B5 नहीं, B5 ना, B8, B8। B8, हम्म, दोनों बताता हूँ। B5 मुझे बताना है। B5, हाँ बी B5 से बताना है। ओके, तो B5 में लिखा हुआ है B² C² C² A² और A² B²। यहां पर है BC, CA, AB, B+C, C+A और A+B, ठीक है। मैं फिर से हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, डिटरमिनेंट में बच्चों को कई बार दिक्कत आ सकती है, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जब तक तुम सोचोगे नहीं उन 9 एलिमेंट्स के बारे में तब तक दिक्कत रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा। देखना भाई, इसको मैंने A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है। और मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, ये क्लियर है। हम्म। तो यहां बना AB² C², यहां बना ABC, यहां बना AB+AC, यहां बना ए नहीं, यहां आ जाएगा A² C² B, ABC, और यहां बना BC+AB। इसको C से मल्टीप्लाई किया तो आया A² B² C, ये ABC, और यहां बना CA+BC। ये सब क्लियर है। क्लियर। इस वाले रो से, सॉरी, इस वाले कॉलम से ABC कॉमन है और इस वाले कॉलम से भी ABC कॉमन है, ये क्लियर है। C1 से ABC कॉमन है और C2 से ABC कॉमन है, ये क्लियर है। बोलो भाई। क्लियर। और ये बचा, ये समझ आया। हाँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ आ रहा होगा, इनका सम जब करेंगे, इनका सम अगर करें, C1 इज रिप्लेस बाई C1+C3 अगर मैं लगाऊं, अगर C1 इज रिप्लेस बाई C1+C3 में लगाता हूं, तो पूरे रो में
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, सॉरी रो में नहीं कॉलम में। कॉलम। तो यहाँ एक ए बी सी बचा, यहां आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां 1 1 1। इस वाले कॉलम से अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकालोगे तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे, 0। 0। ठीक है। हाँ। और तुमने मुझसे पूछा 8, B8। माइनस साइन यही सवाल है। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं, आप ऑपरेशन पे ही सोचिए, बार बार इसी बात पे आ जाता हूं, ठीक है ना। पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना, ये सवाल सही है। अब सुनना ध्यान से, कंसंट्रेट करके। इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। क्लियर है? हाँ। इसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता है? इसकी वैल्यू तुम्हें पता होती है क्या होती है? अब ध्यान देना, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस cos फाई R3 और sin फाई R2। बिल्कुल क्लियरली ये सोचना है कि मैं ये ऑपरेशन क्यों लगा रहा हूं, तभी तुम्हारे सवाल पूछने का फायदा होगा। हाँ, 0 दिख रहा है मुझे, हाँ। एक 0 दिख रहा है, इधर मैं 2 cos नहीं बोलूंगा। थीटा। पक्का दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, दिख गया। सर ये वाला नहीं समझ आ रहा है। सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं वो तुम समझो। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो। इसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। ठीक है, ये तो समझ आया। हाँ सर। अब सुनो, यहाँ cos थीटा लिखा है तो मैंने इसको cos फाई से मल्टीप्लाई कर लिया, ये सब मेरे मन में चल रहा है, ठीक है। यस सर। यहाँ sin थीटा लिखा है तो मैंने इसको sin फाई से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ सर। अब मैं देख पा रहा हूं ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये एक एलिमेंट के बारे में सोच रहा हूं मैं, सारे एलिमेंट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। सारे एलिमेंट के बारे में सोचूंगा सोच ही नहीं मतलब पाऊंगा। नीचे के दो को यूज करके ऊपर का एक कैंसिल कर दो। यही तो हमारा प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बाकी रो के मल्टीपल्स। देखो तुम ये सब लोग सीखे हैं भाई, जैसे यहाँ ए लिखा है और मुझसे कोई कहे सर यहाँ 0 लाना है, मैं यहाँ 0 क्यों नहीं ला सकता? मैं तो कह रहा हूँ हमेशा ला सकता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी लिख दो, जैसे मुझे यहाँ 0 लाना है तो यहाँ 0 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ला के दिखाता हूँ। R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस बी बाई ए, लिख दिया ए बाई बी, ध्यान सुनना, R2। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं 0 आ जाएगा? समझ आ रही मेरी बात? यस सर, समझ आ गया। तो पॉइंट ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि 0 लाने में दिक्कत है। 0 लाने में क्यों दिक्कत है? हो ही नहीं सकती। यहाँ ए है, मैंने यहाँ बनाया और माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ सर, आ गया समझ में वाला। तो इस तरीके से हमेशा सोचें, कुछ बहुत हाई फाई तरीके से ना सोचें, क्योंकि बहुत मुश्किल काम चल रहा है। कोई मुश्किल काम नहीं चल रहा है, बस आपको उन एलिमेंट्स के बारे में जरूर सोचना है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यार यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। तो मैं उस cos थीटा cos फाई को यहाँ लिख रहा हूँ, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। मैं उस cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई को इन दोनों की हेल्प से बना के ऊपर वाले में या तो ऐड करूंगा या फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि 0 मुझे ऐड करने से मिलेगा कि सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। बोलो।
यस सर। तो क्या ये बात क्लियर हो रही है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद डेफिनेटली हमें एक जीरो मिलेगा? यहां पे, ठीक है? बोलो भाई, हाँ सर। चेक करके बताओ यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। तुम लोगों को बताना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा भाई? sin phi r2 plus cos phi r3 plus जीरो r. आएगा ना? जीरो आएगा ना भाई? बस बाकी जीरो लोग आ बताएं, है। जीरो आएगा ना? देखो ना, हाँ, इसको तुमने मल्टीप्लाई किससे किया है? कॉस फाई से। इसको मल्टीप्लाई किससे किया है? साइन फाई से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी माइनस का साइन थीटा कॉस फाई, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड टर्म इसका क्या आएगा? कॉस थीटा कॉस फाई, जो इससे साइन फाई, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो। ठीक है, मेरी बात नहीं मानना भाई, ढंग से सोचना। और फिर ये बताओ यहाँ क्या आएगा? तीसरा तो मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। कॉस टू फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये आएगा टू कॉस स्क्वायर फाई। बोलो भाई। हाँ, हाँ ये सही है। अब मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं R1 के रेस्पेक्ट में। तो ये टू कॉस स्क्वायर फाई है, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे वन, क्योंकि क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा। तो आंसर आया बेसिकली टू कॉस स्क्वायर फाई। ऑप्शन में क्या लिखा है देख लेता हूँ। जीरो गलत है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ये सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा ठीक है। बोलो। सही है। तो हाँ आ और गया। क्या, और क्या पूछा तुम लोगों ने मुझसे? B6। B6 बताता हूँ थोड़ी देर में, हालांकि ये तो नॉर्मली भी हो जाएगा, लेकिन कुछ और तरीके से बताऊंगा। और कोई डाउट है? पार्ट टू में तो A3। पार्ट पार्ट टू में A3। A3, ये ए बी इक्वल जीरो वाला। लास्ट हाँ का क्वेश्चन है। Okay. एक मैट्रिक्स है। A3 हाँ, का। एक मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। बी एक मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई और साइन स्क्वायर फाई। इन्होंने कहा ए बी जीरो है, मल्टीप्लाई करना हमें आता है तो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई। समझ आया ये? हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा?
cos square theta sin theta cos phi sin phi cos phi plus sin square phi into sin theta cos theta। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सही लिखा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाँ यहां आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो बन जाएगा sin थीटा cos थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin फाई cos फाई। और यहां पर आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम तो sin थीटा cos थीटा sin फाई cos फाई और ये है sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर फाई। एग्री? हाँ एक्चुअली पेन थोड़ा गड़बड़ है, मेरा पेन सही था, ये पेन किसी से मंगाया है मैंने, मैं पेन भूल गया था इसलिए कुछ राइटिंग गड़बड़ आ रही है। एनीवे चल नहीं रहा है बेसिकली, खैर जाने दो। तुमको ये समझ आया मल्टीप्लिकेशन? अब ध्यान से देख सब सुनना, इन दोनों में से कॉमन है cos थीटा cos फाई, सही है। हाँ cos थीटा और cos फाई सही है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। ये किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा माइनस फाई। वेरी गुड। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? sin फाई कॉमन आ रहा है sin फाई और और cos थीटा। cos थीटा। sin फाई cos थीटा जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos थीटा cos फाई और sin फाई sin थीटा। वही बन गया वापस से cos थीटा माइनस फाई। हाँ वापस। यहाँ आ जाओ, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है sin थीटा। सर हो जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, मैं तो थोड़ा ब्रीफ कर दूं, होगा क्या, सब जगह ये फैक्टर जरूर आएगा, हाँ ठीक है ना। इन्होंने कहा है ये जीरो है, इसके जीरो होने के लिए सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। हम्म तो बेसिकली cos थीटा माइनस फाई को जीरो होना पड़ेगा। हाँ cos जीरो कब होता है? जब उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? ऑड पाई, ऑड पाई बाई टू, सॉरी ऑड पाई नहीं, पाई बाई टू, ऐसे। और बताओ भाई। और सर सर एक आपको मैंने भेजे। ओके नई शीट में पार्ट 3 भी आया है, पार्ट 3 आया है ना, इसलिए उसमें डाउट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने भेजा है मैं देख लेता इसमें A1 और A3 डाउन है। हूं। A1 और A3 डाउट है, सर A2 भी है। सब बताता हूँ, डोंट वरी। नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद 4 zeros। एक पॉइंट तो मैंने अभी नहीं बताया, तो मैं उसको बता रहा था आज में। एनीवे तुम लोग इंटेलिजेंट हो, समझ जाओगे एक सेकंड की ये बात। और वो ये है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है नॉन जीरो। क्लियर है मेरी बात? हाँ ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जीरो। एग्री? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वर्ड से यस पहला वर्ड है कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के बारे में कुछ पूछा है तो मैं उसके बारे में तुमसे बात कर रहा था। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। एग्री? यस अब तुमने मुझसे कौन सा पूछा है? A1। A1 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहा है इन्होंने? 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद 4 एंट्रीज एज 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। मुझसे ये कह रहे हैं कि एक कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? नॉन जीरो हो। क्लियर है? हाँ तो मैं क्या सोचता हूं, सब लोग समझने की कोशिश करना। A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है। और C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। ये क्लियर है सबको?
बोलो भाई। हाँ हाँ इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ। A1 B2 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1। ये क्लियर है? बोलो। हाँ अब सुनना ध्यान से, क्योंकि अब समझने वाली बात आ चुकी है। तुमसे किसी ने ये कहा है सवाल में कि वो जो मैट्रिक्स तुम्हें बनानी है उस मैट्रिक्स के बारे में कहा गया है उसमें 4 वंस हैं, ये लिखा है, और रिमेनिंग हाँ जीरोज हैं, यानी कि 5 जीरोज हैं। हम्म, और तुमको वैल्यू क्या लानी है? नॉन जीरो। नॉन जीरो लानी है। हाँ, अब ध्यान सुनना मेरी बात बिल्कुल क्लियर। देखो, इस टर्म की वैल्यू को आप चाहो तो 1 करा सकते हो या 0, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। सभी लोग समझ पा रहे हैं ये बात? हम्म, अरे, वापस और कुछ तो हो बताना। नहीं सकता। हाँ, मैं कह रहा हूं मेरे भाई, A1 B2 C3 की वैल्यू या तो 0 होगी, पहले टर्म की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और कुछ हो सकती है, और कुछ हो सकती है। अरे, सबके सब 0 और 1 ही तो हैं, तो और क्या हो सकती है? सही है। तो अब सुनो मेरी बात। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने इसकी वैल्यू को 1 करा दिया, ध्यान सुनना। अगर मैंने ये सोचा कि मैंने इसकी वैल्यू को 1 करा दिया, क्लियर है? अगर मैंने 1 करा दिया तो तीनों को 1 होना पड़ेगा, हाँ राइट राइट। अब यहां से यहां तक देखना सब लोग, यहां से लेके यहां तक तुम देखोगे। अच्छा, जितनी सारी बातें तुमसे मैं बोल रहा हूँ वो सब बातें दिमाग में तुम्हें रखनी है आगे आने वाले समय। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। यहां से लेके यहां तक तुम देखोगे तो ये पूरे के पूरे 9 एलिमेंट यहां दिखाई देंगे। A1 B2 कोई रिपीट नहीं होगा, पूरे में A1 एक बार आएगा, पूरे में A2 एक बार आएगा, A3 एक बार आएगा, ऐसे करके पूरे 9 एलिमेंट यहां से लेके यहां तक आ रहे हो। हाँ हो रहा है ऐसा? हाँ अब हाँ। सुनो मेरी बात। पहले वाले टर्म की वैल्यू को मैंने 1 करा दिया, हम्म, तो हर हाल में इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, हाँ सही है। होना पड़ेगा। क्योंकि 3 बाकी 1 बचा हो जीरो गए, ही है। बाकी क्योंकि 0। तीन क्योंकि वन 1 हो तो गए। तुम्हारे पास एक ही बचा है, और 5 जीरो हाँ हैं। अब 5 जीरो तुम कैसे भी करके 6 एलिमेंट में रख लो, सब कुछ जब 0 ही हो जाएंगे। हाँ क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। नंबर ऑफ मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं। तो वो तीनों को 1 क्यों रखा? ऐसे ही कहीं ना अच्छा। कहीं सोचना शुरू करना पड़ेगा। हम चाहते हैं वैल्यू पॉसिबिलिटी। नॉन जीरो हो, समझो मेरी बात। हम हाँ, चाहते हैं नॉन। कि वैल्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो। हम्म तो हम कहीं ना कहीं एक सोचना 1 शुरू लाने की करेंगे कोशिश कि की। इसका वैल्यू क्या है, 1। इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 0। ये जो यहाँ पर 6 एलिमेंट में दिखाई दे रहे हैं, 6 टर्म यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन 6 टर्म में हर टर्म का वैल्यू 0 और 1 ही है। क्या सभी लोग इस बात से हाँ। एग्री हैं? क्या तुम्हें लगता है कि 2 हो पाएगा कभी? नहीं। तो जितने सारे टर्म यहाँ तुम्हारे सामने लिखे हैं उन हर टर्म की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 1 होगी, और कुछ तो हो नहीं सकती। हम्म तो कहीं ना कहीं मुझे सोचना शुरू करेगा, तो मैंने 1 से सोचना शुरू किया कि मैंने इस वाले टर्म को 1 करा दिया। कोई मुझसे पूछेगा 1 ही क्यों कराया, तो मैंने कहा 0 होने का ऑप्शन ज्यादा है, तो मैं नॉन जीरो कराना चाहता हूँ। वैसे सवाल में लिखा है नॉन जीरो कराना है, तो मैं ये सोचना शुरू करता हूँ कि भाई इसको मैंने 1 करा लिया। अब इसको मैंने जैसे ही मैंने 1 कराया, वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि ये दोनों टर्म फिर हर हाल में 0 हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, क्लियर है। अब सुनना सब लोग। अब इन तीनों को तुमने 1 करा दिया, लेकिन तुम्हारे पास एक 1 बचा है। वो जो 1 है 6 तरीके से रखा जा सकता है। बोलिए। सही है। तो हाँ 6 मैट्रिक्स तुम्हारे सामने बन गए। फोकस्ड होकर सुनना भाई, अच्छा सवाल है, और ये बिल्कुल हाईली प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाँ विद मैट्रिसेस। हालांकि मैट्रिक्स तो छोटा सा ही है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब चलना शुरू हुआ है। इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो इन तीनों को 0 होना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों के 0 होने के 6 वेज हैं। 6 वेज कैसे हैं? इन सब में से 5 1 होंगे, एक 0, सॉरी 5 0 होंगे, एक 1 होगा, तो वो जो 1 है वो देने के 6 वेज। तो कितने मैट्रिक्स बने? 6। ये क्लियर हुआ? छः
एक मिनट सर, हाँ। मुझे वापस बता। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको तुमने 1 करा दिया पहले टर्म को, हाँ 1 हो गया। ठीक है ना। जब तुमने पहले को 1 कराया तो इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, ये क्लियर है, हाँ ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके इन दोनों के 0 होने के कितने वेज हैं। देखो ऐसा समझो, 0 जीरो बचा है अपने पास। ऐसा समझो, ये लो ऐसा, आ ये गया 1, ये 1 कितने तरीके से मूव कर सकते हो तुम। 6 तरीके से। तो मैंने कहा ना 6 होंगे, अब समझ आया। हाँ आ गया। अब इधर आ जाओ, तुम्हारा यहाँ पे भी डाउट हो सकता है। अच्छा, जब तुमने इन तीनों को 1 कराया और इसको 1 कराया और बाकी सबको 0 करा दिया, जरा देख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी फिर। यहाँ पर कोई नया एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर वही 6 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी रीशफलिंग होके। ये 0 हो जाएगा क्योंकि C2 0 है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि A2 0 है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ A2 नहीं आएगा, यहाँ A3 आएगा, कोई ना कोई 0। क्लियर है। अल्टीमेट बात यह है कि जब तुमने इन तीनों को 1 कराया तो 6 मैट्रिक्स बने जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, क्योंकि सारे टर्म बाकी के रिमेनिंग 0 है। ये क्लियर है। हाँ क्लियर है। तो फिर क्लियर है, तो मैं अपनी बात भी खत्म कर रहा हूँ। इंटू 6, इंटू 6 क्यों, सर ऐसा मैं 6 बार कर A3 पाऊंगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। बोलो। ये हाँ, A3 सही है। B3 C1 भी 0 का, वो कैसे देखा? A3 नहीं, A3 B3 नहीं होगा यहाँ, ये आएगा A1 A3 B2 C1 होगा। हाँ बस। कोई डाउट है अभी भी? इसमें 0 का वो अभी भी नहीं दिख रहा। देख भाई, A3 B1 0 है, देख B1 तो ऐसे ये 0 हुआ, हाँ ये वो 0 पहले हुआ। 0 हो गए, वो हाँ पता यहाँ चल देखो, गया। A3 B2 C1, A3 B2 C1, B2 C1 0 है, ये C1 की वजह से 0 है। अच्छा, मतलब ये 3 टर्म है, उसमें से एक ही 1 होगा, बाकी दो तो 0 ही हो गया, ऐसा कह सकते हैं? हम्म। ओके। देखो तुम ऐसे भी समझ सकते हो मेरी बात को, ध्यान देना। तुम अगर चाहो तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो बातें तुमसे बोल रहा हूँ ये हमेशा के लिए है भाई। तो ये जो हम्म। 1 1 1 कंडीशन है वो एक के लिए मान के चली थी, तो वैसे ये 6 6 केस, ऐसे 6 केस में। केस में। अच्छा एक बात बताओ हाँ सब लोग, देखो ये जो A1 B2 C3 है ना, ये तीनों में अलग अलग आ रहा होगा, देखो एक बार चेक करो। मैं तुम्हें ये बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि फॉरएवर भी जब भी कभी आगे चल के बात होगी तो ये बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ जो 3 टर्म है वो तीनों अलग अलग टर्म्स में आ रहे हैं, देखो एक बार। हाँ सही है। अब मान लो इसमें से एक 1 हो गया, एक 1 हो गया, एक 1 इसका हो गया, एक 1 इसमें, एक 1 इसमें, एक 1 में इसमें। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें 5 0 डालने हैं। तुम 5 0 कैसे भी करके डाल लो, उनको 0 ही होना पड़ेगा, 0 ही होगा। सही। हाँ हाँ क्योंकि 6 0 टर्म बचे हैं तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास एक ही 1 तो बचा है। एक 1 तुम कहीं भी प्लेस कर दो, तो एक 1 कहीं भी प्लेस करने के कुछ भी कर लो, एक 1 कहीं भी प्लेस करोगे बाकी तीनों के लिए 0 ही हो जाएगी। समझ आई बात? हाँ हाँ। सर ये इंटू 6 नहीं आया, वो इंटू वापिस सिक्स, बताओ। इंटू 6 आ जाएगा। 6 समझ में आ गया? हाँ तो इंटू 6 सुनो, ऐसा 6 बार होगा ना, इसी को तुम पकड़ के क्यों चल रहे हो, ऐसा इसी के लिए थोड़ी बात चल रही है। थोड़ी देर बाद मैं ये बोलूंगा कि ये तीनों 1 हो गए तो बाकी 0 हो जाएंगे, ये तीनों 1 हो गए तो बाकी 0 हो जाएंगे, ये तीनों 1 हो गए तो बाकी 0 हो जाएंगे। ऐसे करके 6 बार होगा ऐसा। हाँ सर हाँ। और क्या बताना मुझे बताना है सेकंड A2। हाँ हाँ बताता हूँ। A2 में लिखा है C इक्वल टू 1 4 6 7 2 5 9 8 3। यहाँ एक मैट्रिक्स लिखी है 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। यहाँ एक मैट्रिक्स लिखी है 1 7 9 4 2 8 और 6 5
3। ठीक है, मुझसे पूछा है सी क्यूब सी रेज़ टू 5। बिल्कुल वहां लेफ्ट राइट और खराब तरीके से ना सोचें, आराम से सोचें कंफर्टेबली, और सब सोचने लायक है। ध्यान देना भाई, मैं ये कह रहा सर था, इसमें ट्रेस का मतलब क्या होगा? ट्रेस का मतलब बताना भूल गया, छोटे छोटे पॉइंट्स है, तुम लोग पूछते रहना कुछ भी है तो। ट्रेस, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल हाँ, एलिमेंट का ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस, रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। एग्री? इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, TRA। ओके, चले भाई, हाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना हमें आता है, करते हैं मल्टीप्लाई। अगर तुम समझोगे तो मैं और तुम्हें बेटर तरीके से बताता हूँ, इनफैक्ट बेटर तरीके से ही बताऊंगा। सुनो मेरी बात, इस मैट्रिक्स का नाम ले लेता हूं, इस मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूं A, इसको B, और अगर ये A है तो ये पक्का A डैश है। बोलिए, हाँ सही सही है? सही है। अच्छा, A के बारे में मैं कह सकता हूं, B के बारे में, सॉरी, B के बारे में मैं कह सकता हूं B स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्री? हाँ हाँ ठीक है, तो अब C के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, C कैसा है। अगर C डैश में निकालता हूं तो C डैश का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, डैश लगा दिया। डैश जो होता है वो प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, याद है सबको? हाँ हाँ A डैश ऑफ डैश की वैल्यू A हो जाएगी, B डैश की वैल्यू -B होगी क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये A डैश आ जाएगा। तो फाइनली मुझे समझ आया कि C डैश -C के बराबर। बोलिए, हाँ सही है? हाँ हाँ सभी एग्री हैं? यस अब C डैश अगर -C के बराबर है, अब सवाल पे आ जाता है, इसका मतलब C स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ हाँ excuse me, madam। C जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब चलो, मुझसे पूछ रहे हैं ये क्या, मुझसे पूछ रहे हैं C प्लस C क्यूब प्लस C रेज़ टू 5 एंड सो ऑन, C रेज़ टू 99। सब लोग फोकस्ड होके सुनना ध्यान से। अब एक बात बताओ, C स्क्यू सिमेट्रिक है वो तुमने जान ही लिया, हम्म, C क्यूब कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक की पता नहीं या कुछ कह नहीं सकते। जो सिमेट्रिक ही होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो, यहाँ ध्यान देंगे, तुम्हें ये पता चल चुका है कि C डैश का वैल्यू -C के बराबर है, ये क्लियर है? हाँ तुमसे कोई बोलता है C क्यूब कैसा होगा, हाँ सर, अब उसके उसकी होगा। जब डैश लिया मैंने तो डैश लेने के बाद आ जाएगा C डैश C डैश C डैश, ये क्लियर है? तो ये हो जाएगा हाँ -C, यानी कि अल्टीमेटली क्या आएगा, -C क्यूब। हम्म, हाँ मैं तो जनरलाइज कर रहा हूं, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ऑड पावर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ सही है? इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक, हाँ सही है। तो उसकी बात करना भाई, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा। हाँ सही है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। हाँ जीरो, हाँ पर हाँ वो सर, सिमेट्रिक होगा पर जीरो भी होंगे उसके डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट, हाँ, हम्म, ठीक है। जितने सारे मैट्रिक्स हमारे सामने लिखे हैं C से लेके C रेज़ टू 99 तक, सारे ऑड पावर वाले हैं। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ सबका ट्रेस 0 होगा। हाँ सर, सबका ट्रेस 0 होगा, ही समझ आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो इसमें पीछे करो तो सी स्क्यू सिमेट्रिक कैसा है वो बताना। C स्क्यू सिमेट्रिक कैसा है? कुछ देखो, पहली बात तो ये समझो तुम, एक नॉर्मल बात सबको बताता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि सर A जो है वो सिमेट्रिक है, ध्यान देना सब लोग,
और बताओ सर ए रेस टू 95 कैसा होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो यार मुझे सोचना ये है कि पता कैसे करते हैं। पता करने का मतलब है मैंने ट्रांसपोज लिया, अगर ट्रांसपोज अपने बराबर आया तो सिमेट्रिक, अपने बराबर नहीं आया माइनस ऑफ दैट के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों में से कोई नहीं आया तो ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्लियर है? क्लियर। तो ए डैश अगर ए के बराबर है और मुझसे किसी ने कहा कि सर ए रेस टू 95 के बारे में बताओ, तो मैंने डैश ले लिया। डैश जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ऑर्डर रिवर्स होने के साथ साथ। ये क्लियर है? अब ये सब ए के बराबर है तो ए इंटू ए 95 टाइम्स अल्टीमेटली क्या बन गया, ए रेस टू 95 ही बन गया। क्लियर है? अब ए रेस टू 95 का डैश ए रेस टू 95 के बराबर है, और आई कैन से ए रेस टू 95 का ट्रांसपोज ए रेस टू 95 के बराबर है। इसका मतलब ए रेस टू 95 कैसा रहा होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सही है? सही। ये बात सवाल से रिलेटेड नहीं चल रही है, ये बात ये सोच के चल रही है कि भाई हम इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पहचान पाएंगे हमेशा कि नहीं। पीछे आता हूँ। मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था, मैंने कहा ये ए है, आप सब एग्री हो? हाँ। ए है मतलब ए माना हुआ है, ये बी है, अगर ये ए है तो इसको ए डैश बोला जा सकता है। बोल सकते। तो फिर मैंने ट्रांसपोज लिया, मैं जानना चाह रहा था ये कैसी मैट्रिक्स है, मैंने ट्रांसपोज लिया तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पहुंचे। ये सही है? यहाँ तक सही। ये सही है? ये अल्टीमेटली सी डैश की वैल्यू माइनस सी के बराबर आई, तो सी जो है कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सी स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब है कि सी के सारे पावर कैसे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गए। ऑड पावर सिमेट्रिक होंगे। ठीक है? और बताओ भाई। उसी में 3। अच्छा हाँ सॉरी, बताता हूँ। A3 में लिखा है टू मैट्रिसेस A and B have in total 6 different elements। ठीक है? How many different matrices A and B are possible such that product AB is defined? थोड़ा दिमाग लगा लो भाई सब लोग, थोड़ा थोड़ा। क्या कह रहे हैं? A और B, टू डिफरेंट A and B, इन टोटल 6 डिफरेंट एलिमेंट है तुम्हारे पास। ठीक है? सही है? हाँ। तुम्हारे पास 6 टोटल एलिमेंट है कंप्लीट मिला के, A और B मिला के। इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे सब में। हर हाल में केसेस बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, मेरे को लगा उससे लंबा हो गया उससे। बाकी लोग क्या बोलते हैं मैं बताऊं? कुछ सोचना नहीं है बहुत सारा, ऐसा सोचो अगर कोई दिक्कत है तो ध्यान से समझना मेरी बात। एक मैट्रिक्स लिया मैंने, उसका ऑर्डर मैंने मान लिया m/n। ठीक है? मतलब केसेस बताने से मतलब केसेस तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं कुछ ये सोच रहा हूं कि ज्यादा बेटर तरीके से भी हो सकता है। ठीक है ना? समझना सब लोग, मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने m/n ऑर्डर का। ठीक है? बोलो भाई। और n का और b का ऑर्डर लिया मैंने n/p। ये क्लियर है? बोलो भाई। ले सकते। ठीक है? अब सुनो, अब प्रोडक्ट डिफाइन हो गया, आधा काम तो कर लिया मैंने अपना। प्रोडक्ट डिफाइन हो गया, ये क्लियर है? हाँ। अब सुनो अगला पॉइंट, अब सुनो मेरा अगला पॉइंट। ए में mn एलिमेंट्स होंगे, हाँ। बी में pn एलिमेंट्स होंगे। हाँ टोटल मिला के इसकी वैल्यू 6 आ रही है। हाँ देखो केसेस तो बना ही रहा हूं मैं, लेकिन सिस्टमेटिक बना रहा हूँ। सिस्टमेटिक मतलब हो सकता है तुमसे आज अभी कोई कह दे कि नहीं नहीं यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि 6 एलिमेंट नहीं 600 एलिमेंट है, तो तुम्हें कम प्रॉब्लम क्रिएट हो। समझ आ रहा है? तो हम वेरिएबल्स में तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? mn + np बराबर 6। ये क्लियर हुआ? क्लियर। बस अब खत्म हो गई बात। n कॉमन है, m + p 6 के बराबर है। केस नंबर 1, n 1 हो जाए, m + p का वैल्यू 6। अगला केस n 2 हो जाए, n + p
m प्लस p का वैल्यू 3, n3 हो जाए, m प्लस p का वैल्यू 2 और n6 हो जाए, m प्लस p का वैल्यू 1। ये क्लियर है सबको? हाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि m और p और n तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। एग्री? यस इसका सोल्यूशन 1 आएगा, इसके सोल्यूशन 2 आएंगे, ठीक है, और इसके सोल्यूशन आएंगे 5, ठीक है। कितने मैट्रिक्स बने? 8। एग्री? हाँ इनटू फैक्टोरियल 6 क्यों कर रहा हूं वो समझ आ रहा है? क्योंकि जब तुमने कोई मैट्रिक्स बनाया, कुछ भी बनाया, मान लो तुमने ये बना दिया 1 2 3 4 और फिर तुमने बना दिया ऐसा 1 5 नहीं 1 5 नहीं नंबर का अरेंजमेंट 7 और 8, ठीक है ना। इसमें टोटल 6 एलिमेंट भी है, प्रोडक्ट डिफाइन भी है। एग्री है आप लोग? हाँ लेकिन ये एक ऑर्डर है ना, यहाँ पर तुम इन सब का रीशफलिंग कर सकते हो। उस रीशफलिंग को करने के 6 वेज है फैक्टोरियल 6। हाँ तो मेरे ख्याल से आंसर ऐसा होना चाहिए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स। हाँ इनटू फैक्टोरियल 6। समझ आया? आया। हाँ आई थिंक ऐसा होना चाहिए। देखो क्या दिया उन्होंने। यही दिया है। और कोई डिफिकल्टी किसी को? एक बच्चे ने और सवाल भेजा है, वो बता दूं। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है B3 वाला, e raised to x sin x cos x और ln 1 plus x। इसकी वैल्यू लिखी है a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर एंड सो। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपेंशन के अलावा और कोई मेथड है? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मैथड देता हूँ, सब लोग मेरी बात सुनेंगे, जिनका हो गया वो भी सुनेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो तो सब सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक है? एक मेथड तो इसने बता ही दिया, मैं भी जरा वो हाँ भी वैसे ही किया है। एक मेथड तो ये है कि चुपचाप मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है? एग्री? आगे तुम क्या बोल रही हो? आगे बोलो। सर इसके अलावा और कोई मेथड है? मैं बताता हूँ। कई बार एक्सपेंशन याद नहीं आता। इसके बाद एक्सपेंशन याद नहीं है तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई सोचना भी नहीं है कि याद नहीं है। आगे सुनो मेरी बात। देखो सब लोग यहाँ सोचेंगे, ध्यान देंगे मेरी बात। मेथड 1 मेरा ये है कि आई विल राइट x इक्वल 0। मैं x को 0 डाल दूंगा। फिर मैं 1 डाल देंगे। मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दुनिया में उस सवाल की बात कर रहा हूँ कहीं भी पॉलिनोमियल लिखा है कोई, क्या आप एग्री हो ये पॉलिनोमियल? हाँ अगर हाँ। कभी भी कोई पॉलिनोमियल लिखा है और तुमसे कोई पूछ ले कि कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है और कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछना चाहता है x0। तो आप सिंपली x को 0 डाल दो। हाँ x को 0 लिख दिया तो यहाँ a बचेगा। अच्छा ये काम यहाँ भी कर सकते थे, और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 आ गया। ये क्लियर है सबको? फिर x1 डाल x क्या डाल दें? 1 डाल 1 डालने से क्या होगा? b की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू 1 डालने से कैसे आ जाएगी? प्लस b सब वो आएगा। वो तो सम आ जाएगा, a प्लस b प्लस c आ जाएगा। सुनो मेरी बात, b निकालने का एक तरीका तुमने बताया दिया, एक्सपेंड कर दें। मेरे पास एक मेथड है, वो सुनो। व्हाट वी कैन डू, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। फिर x0 डाल देंगे। हाँ, सब लोग समझने की कोशिश करना और ये नहीं सोचना कि ये सवाल चल रहा है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत माइन्यूट सी बात है। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखो ये कोई डिटरमिनेंट लिखा है और किसी ने मुझसे कहा कि सर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ऐसा कुछ लिखा है। ये क्लियर है? क्लियर है। अब मुझसे किसी ने कहा a बताओ, तो a निकालने का और सीधा तरीका है, x को 0 लिख दो। x को 0 लिखने के बाद a आ जाएगा। एग्री? b निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप?
बी निकालने के लिए आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या होगा, यहाँ एक्स हट बी आ जाएगा। जाएगा, एक्स यहाँ हट टू जाएगा। सी एक्स बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 3dx स्क्वायर। ये क्लियर है? हम्म, डिफरेंशिएट करने के बाद आप एक्स को 0 डाल दो। क्लियर है? हाँ। अब सवाल ये बनता है कि डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक नया सवाल मेरे सामने आ गया है। छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा हर हाल में। आप लोग कहीं लिख लेना, बता देता हूँ। ये फिर सबको जरूर सब बताया है सर ने। आपको बताया किसी ने? अच्छा, सर ने बताया। हाँ, तो डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका हाँ। सर ने ये बताया होगा, रो और कॉलम। एट अ टाइम वन रो और वन कॉलम विल डिफरेंशिएट। हाँ, हाँ बस हाँ दूसरा सेम एक, रहेगा। हाँ, एक समय में बॉडी एक में रो या मतलब एक कॉलम डिफरेंशिएट होगा और बाकी सब सेम रहेंगे, और वो सब फाइनली क्या हो जाएंगे, ऐड। चाहे वो किसी ऑर्डर की बात चल रही हो। 50 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद 50 डिटरमिनेंट बन जाएंगे, और हर रो में या हर कॉलम में एक डिटरमिनेंट का ही डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है? तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। तो सेकंड मेथड तुमने जो पूछा था उसका आंसर है मेरे पास। एक्स को 0 पुट किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आता है, इसको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो मुझसे पूछ लेगा। इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। पहले में मैंने R1 को डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिसेस ऐसा कुछ होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिसेस जैसा कुछ नहीं होता है, डिटरमिनेंट का सिर्फ डेरिवेटिव डिटरमिनेंट होता का है। होता मैट्रिक्स की है। कोई ओके, वैल्यू नहीं होती, इसलिए डिफरेंशिएशन का कोई कंसेप्ट भी नहीं वो तो सिर्फ सेट ऑफ वैल्यूज है इसलिए। है। हाँ, हम्म, R1 को डिफरेंशिएट किया तो ऐसा आया, और R1 को डिफरेंशिएट किया है तो R2 सेम रहेगा। बीच में प्लस आएगा, इस बार R1 सेम रहेगा और R2 डिफरेंशिएट होगा। और राइट साइड में आ जाएगा b प्लस 2cx। और अब आप x को 0 डालोगे, 0 डालेंगे क्या आएगा, ये 0, ये 1, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। और जब x को 0 यहां डालेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर b का भी 0 ही आ रहा होगा शायद। सही है भाई। अच्छा, c निकालने के लिए आप एक बार और डिफरेंशिएट करके 0 डाल सकते हो, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं कि भाई कंसेप्चुअल पॉइंट ये हो सकता है। समझ आ रही है बात? हाँ मतलब सी निकालना है। तो वैसे मैंने यार पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है कि ऐसा मैंने बताया होगा। मैं नॉर्मली बताता हूँ ये बात, मैं कहाँ बताता हूँ वो भी मैं बताता हूँ शायद। देखो सुनो, मैं कहाँ बताता हूँ। बच्चे नॉर्मली मुझसे पूछ लेते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन का प्रूफ। पता नहीं बताया नहीं बताया, नहीं बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बताया तो जैसे ही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना सोचें कि कोई बहुत स्टार्ट अभी से नई बात शुरू हुई है, आप पहले से जानते हो। जैसे मुझसे कोई पूछता है सर 1+x² का एक्सपेंशन क्या होता है, तो हमें याद ही है, लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कहाँ से आया, तो मैं तो कहता हूँ नॉर्मल तरीके से सोचो। मान लिया इसकी वैल्यू इसके बराबर है, क्लियर है? हम्म, मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। ए निकालने के लिए एक्स को 0 डाल दिया, ए आ गया 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया b प्लस 2cx। ये क्लियर हो रहा है सबको? clear। फिर 0 डाल दिया तो b का वैल्यू आ गया n। फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया 2c, और यहां पर आएगा 3dx। 3dx नहीं, 6 आएगा। खैर जो भी आएगा 0 ही हो जाएगा। x को फिर 0 डाल दिया तो यहां से तो मैं c की वैल्यू आ जाएगी n इंटू n माइनस 1/2। ये सब कहानी समझ आ रही है? हम्म, तो मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली एबीसी की वैल्यू, मैं तो कह रहा हूँ कि फॉरएवर सोचो इस बात को। ये परफेक्ट लाइन है कि आप डिफरेंशिएट करते रहोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कांस्टेंट्स बनते चले जाएंगे, और 0 पुट करके आप वैल्यू निकालते चले जाओगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। हाँ सर आ गया। और कोई डाउट है किसी को? नहीं?
चलें फिर आगे चलें हम लोग। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट में बताना है जो काम की बात है तुम्हारे लिए, दैट इज डिटर्मिनेंट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सही चीज तो समझने वाली ये है कि मैं तुमसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही करना है। समझ रहे हो बात को? ऐसा भी तो सोच सकता है कोई कि सर इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई, मल्टीप्लाई होने के बाद 10 आ गया। क्लियर है? तो इस वाले मल्टीप्लीकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हो? ये वाला मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है, वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, हाँ। तो मैं मल्टीप्लाई करने की तुमसे क्या बात कर रहा हूँ? मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आए, मल्टीप्लीकेशन के बाद मुझे डिटर्मिनेंट मिले। ये क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो। ये तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो। ये क्लियर है? अब कोई पूछेगा मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो उसका आंसर है सेम एज मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है हमें जैसा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है? हो रही है मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल लिखता हूं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आराम से बात हो जाएगी। ध्यान देना, ABCDEFGHI, A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, F dash, G dash, H dash और I dash। अब तुमसे अगर कोई बोलता है कि इनको मल्टीप्लाई करिए, राइट, तो मल्टीप्लाई करने में कोई डिस्कशन नहीं है। ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A डैश, B D डैश, C G डैश। ये क्लियर हो रहा है सबको? हाँ अगर तुम्हें ये सब कहानी क्लियर हो रही है तो मैं इस कहानी को बंद कर दूं, कुछ और बात करूं। मैं तो सिंपल तुमसे सारी बात बोल चुका एक ही लाइन में, ज्यादा कुछ बोलना नहीं था वहां पे। और ये बोला मैंने कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये समझ आया? लेकिन यहाँ थोड़ी सी फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है वो मैं अगले पेज में तुम्हारे साथ बात करना चाह रहा हूँ। देखो, फ्रीडम ये है कि मैट्रिक्स में स्ट्रिक्टली ये बोला जाता है कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। ये क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, जब आप हाँ मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिसेस को तो ये नेसेसरी होता है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट लाने के लिए या वन वन एलिमेंट लाने के लिए पहले का रो चाहिए होगा और दूसरे का कॉलम चाहिए होगा। ये समझ आ रहा है? सही है। हाँ। हाँ लेकिन मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ये बात थोड़ी फ्रीडम वाली हो जाती है। जैसे 1 2 3 4 ये है और मैंने एक डिटरमिनेंट और ले लिया, मान लो -1 5 3 9। आप मल्टीप्लाई करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम रखते हो। आप रो वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो कॉलम वाइज कर सकते हो, कॉलम रो वाइज कर सकते हो, कॉलम कॉलम वाइज कर सकते हो। इसका रीजन क्या है? रीजन तो बिल्कुल सिंपल है। डिटरमिनेंट पे ना कोई रो होता है ना कोई कॉलम होता है। डिटरमिनेंट को तो आप ट्रांसपोज कर दोगे तो वैल्यू अफेक्ट ही नहीं करती। हाँ सही है। इसलिए अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करना चाहो, मैं सोचो आप इससे किसी ने कहा इनको मल्टीप्लाई करो, कोई वैल्यू आई। आप एक बात बताओ, इनको मल्टीप्लाई करने में वैल्यू सेम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वैल्यू चेंज हुई नहीं ना। समझ आ रही मेरी बात? हाँ तो डिटरमिनेंट में थोड़ी सी फ्रीडम है कि मल्टीप्लाई आप रो वाइज कर सकते हो सकता है ये सेंटेंस क्लियर ना हो तो उसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। सेंटेंस का रो वाइज का मतलब है पहले के रो दूसरे के रो।
रो कॉलम का मतलब है पहले के रो दूसरे के कॉलम, कॉलम रो का मतलब है पहले के कॉलम दूसरे का रो, कॉलम कॉलम का मतलब पहले का भी कॉलम दूसरे का भी कॉलम। मैं लिख के दिखाता हूँ। मैं पहला मल्टीप्लिकेशन करना हूं जैसा मैट्रिक्स से करते हैं, रो कॉलम वाइज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आया 5, क्लियर है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आया 23। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया तुम्हारा 9। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये तुम्हारा आ गया 15 + 24, दैट इज 39। आप सब एग्री हैं? इस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू -2 है, इस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू -24 है, और मुझे लगता है पूरे डिटरमिनेंट का आंसर होना चाहिए 48। ये 48 होपफुली होना चाहिए। ये हो जाएगा 5 into दिस, यानी कि 145 245। सॉरी, 195 माइनस दिस। कोई गलत लिख दिया क्या मैंने? तो 39 की जगह 51 है। 39 की जगह आएगा 15 प्लस, अच्छा नहीं नहीं, 15 + 36 आएगा ना। कितना आएगा? हाँ 59 आएगा। सॉरी, 59। ये हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट होने के बाद 51। 51। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? ये हो गया तुम्हारा 255 -7, इट विल बिकम व्हाट? 48। एग्री? एक हाँ इससे आपने कौन सा मल्टीप्लाई किया वापस बता। मैंने कहा रो कॉलम वाइज। मैंने कहा सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। ये समझ आ रहा है? हम्म, हाँ वो लेकिन हाँ, देखो, ये सब एक्सपेरिमेंट हमें करना नहीं है। हम रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कभी नहीं करेंगे, कभी करना ही नहीं। राइट? बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हें कोई और बताए कि मैं यहाँ कॉलम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लूँ कि नहीं, तो कहना ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आता। रीजन उसका ये है कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद इफेक्ट आता नहीं है। इसलिए आप रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, चाहे कॉलम रो वाइज करो, चाहे कॉलम कॉलम वाइज करो, इफेक्ट कोई नहीं आएगा। कॉलम कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट किसी को हो तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कॉलम कॉलम वाइज का क्या मतलब है, रो कॉलम वाइज का क्या मतलब है। कॉलम कॉलम का मतलब ये है कि आप इस वाले एलिमेंट को लाने के लिए, सॉरी, कॉलम कॉलम का मतलब ये है कि इस वाले एलिमेंट को लाने के लिए, यहां जो एलिमेंट लिखा होगा, इस वाले एलिमेंट को लाने के लिए फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आया 8। ध्यान देना भाई, फर्स्ट कॉलम आ रहा है 8। हाँ ये वाला हाँ एलिमेंट लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 5 + 27 32। ये वाला एलिमेंट लाने के लिए सेकंड रो, सॉरी, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम 10, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम। ये वाला एलिमेंट लाने के लिए सेकंड कॉलम 46। बोलो भाई, सोच के बात करना, कोई जल्दी नहीं है। अंदर वाले एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट चेंज नहीं होगा। बोलो, हाँ सभी मेरी बात समझ पा नहीं रहे हो हैं? रहा। मैं फिर से बोलता हूँ, ये समझ आया कि नहीं? पहले मैं फिर से एक सेंटेंस तुमसे बोल रहा हूँ, वो ये है कि ये सब काम बिल्कुल अपन को नहीं करना है। कोई मुझसे कहेगा रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करनी। नो नीड टू मल्टीप्लाई इन डिफरेंट वे। बट नॉलेज के लिए जरूरी है कि अगर कोई कहेगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ सभी लोग ठीक है ना? तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट कि डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सेम एज मैट्रिक्स, जब मुझसे कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, जब मुझसे कोई कुछ नहीं कह रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करिए, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं वैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तो क्लियर है पूरी बात? क्लियर है।
ठीक है, यहाँ पर एक दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 तो ये है, लेट A and B are two matrices. ऑब्वियसली स्क्वायर लिखना चाहिए था, आगे लिख देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। पहला पॉइंट तो तुम्हारे सामने मुझे ये बोलना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन सेम होने की वजह से डिटरमिनेंट जो है ऑफ सेम ऑर्डर, अंडरस्टूड है। सेम ही ऑर्डर क्या होंगे, अंडरस्टूड ही है, क्यों लिखना। तो मैं कह रहा था कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो उनकी डिटरमिनेंट, उनका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट पे डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ ठीक है, एक पॉइंट तो ये है, ये हमारे काम की बात है। कैसे? कोई बोलता है तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करो चाहे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन सेम तरीके से होगा, तो डेफिनेटली आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे कुछ मैटर नहीं करता। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर तुमसे बात करूँ। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये तुम्हें समझ आया कि नहीं जानने के लिए। चलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू बोलो। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू, हाँ 6 6। सबको क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, सर। सेकंड वाले की वैल्यू बोलिए, ढंग से बोलना भाई। 162 162, बाकी लोग बोले। वन 162 is definitely correct. सही है। 3 की पावर 4 इंटू 3:4 हाँ। Raised to power determinant of a, determinant of a 2 है, 162 is correct. तीसरे वाले के बारे में सोचिए। फोर 2:4 माइनस 2:4 क्लियर है? हाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, क्या आप ये कह सकते हो हमेशा के लिए? लाइक अंडरस्टूड ही है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। ए रेज टू एन का डिटरमिनेंट जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू एन के बराबर होगा। हाँ 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 एक को बी से रिप्लेस कर दे तो भी हो जाएगा। बिल्कुल। आंसर क्या आया? 2:6 बोल दूं? हाँ चलो फिर इसका आंसर ही बोल दो जल्दी से, बता पाओगे आप लोग। हाँ 5:4 ठीक है, 3 क्यूब सही है, हाँ 2 सही है, हाँ सर। गुड। हाँ सर तो एक से छोटा सा पॉइंट ये हो गया, अभी हमारे काम की बात है, मैनी टाइम्स में भी पॉसिबली हमारी हेल्प भी करता हो। एक पॉइंट ये है जो तुम लोगों ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे थे, एक राइट? मिनट, इसमें 5:8 ऐसा नहीं है? 5:8 क्यों आएगा? 5:4 आएगा, 8 क्यों आएगा? 5 मल्टीप्लाई किया बी से भी और ए नहीं से नहीं, भी एक मिनट, एक मिनट, 5 बी से मल्टीप्लाई और ए से मल्टीप्लाई नहीं, 5 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा अच्छा हाँ सही है। है, अलग अलग थोड़ी हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है? हम्म
तो सही है पूरी बात। हाँ, मैं ये बोला था जो तुम लोगों ने 2-3 सवाल पूछे थे उसका आंसर देना था। एक्चुअली समझना ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि डिटर्मिनेंट कोई मेरे पास आता है और मैं बहुत मेहनत कर लेता हूँ प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगा के। जब कुछ भी ना हो रहा हो तो आप ये भी सोच लेना या ये भी सोचने की कोशिश करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो डिटर्मिनेंट हो वो जो डिटर्मिनेंट का उल्टा है। देखो, समझने की कोशिश करना। 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन अगर कोई पूछ ले 10 किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 तो बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो जब कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास आता है तो मैं एक बार, अगर कुछ नहीं हो रहा होता है तो एक बार और चॉइस लेके चलता हूँ, एक बार और सोच के चलता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो डिटर्मिनेंट हो या मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट तो नहीं। फिलहाल मैं एक सवाल लिखता हूँ, इस पे ज्यादा डिस्कशन आराम से कर पाऊंगा। b माइनस पी cos b माइनस क्यू b माइनस आर, ऐसे एक सवाल लिखा है c माइनस पी c माइनस क्यू और c माइनस आर। एक सवाल लिखा मैं तुमसे, अभी सॉल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी क्योंकि अभी तुम सब ये बात जानते हो अच्छे तरीके से कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए ही सर ने लिखा है। मेरा जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना भाई। पॉइंट ये है कि कई बार सॉल्व करने में कुछ हेल्प नहीं मिल पाती है। जब भी कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो हम एक बार ट्रायल लेने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो। समझ आ रहा है? प्रोडक्ट है कि नहीं, ब्रेक हो पाएगा कि नहीं, आप आराम से सोचोगे बराबर ब्रेक कर पाओगे। डिफिकल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि अगर कोई मुझसे ये कह दे कि सर 12 किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर यहाँ पर अगर 20-25 लोग बैठे हैं क्लास में तो 20-25 से लेके 20-25 आंसर दे सकते हैं। कोई मुझसे कह सकता है 2 into 6, कोई कह सकता है 0.1 into 120। ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी जॉब हो जाता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका मल्टीप्लिकेशन है, जो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन आराम से बात कर पाएंगे। सुनिएगा, देखो ये जो एलिमेंट लिखा है तुम्हारे सामने, ये वाला पहला, ये जो एलिमेंट है इस वाले रो का और इस वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये क्लियर है? हाँ तो आपको इस रो में और इस कॉलम में ऐसे एलिमेंट फिल करने हैं जिससे कि ये वैल्यू आती हो। ये वैल्यू है कितनी? एक वो भी उस रो का उस रो से भी नहीं होगा, रो से भी कर सकते हैं। नहीं, वो फ्रीडम है तुम्हारी। मैंने देखो दोनों बातें बोली थी। मैंने कहा फ्रीडम जरूर है लेकिन ऐसी फ्रीडम का हमें कुछ लेना देना नहीं। अपन क्यों अननेसेसरी नया कंसेप्ट बनाए कि नहीं मैं डिटरमिनेंट आएगा तो मैं रो रो मल्टीप्लाई करूंगा। मैं करूंगा ही नहीं, मैं हमेशा वैसे करूंगा जैसे मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, रो रो वाइज भी कर सकता है, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ रो रो वाइज क्यों करें, वैसे ही करें ना जैसे डिटरमिनेंट होता है। नया कंसेप्ट बीच में लेके क्यों आए? बोलो, मल्टीप्लिकेशन कैसे भी तरीके से हो सकता है। इन नॉर्मल केसेस वी विल डू दैट मल्टीप्लिकेशन जो हमने मैट्रिक्स में सीखा है। बोलो, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था ये वाला एलिमेंट किससे मिलेगा? इस वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या है? कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलना चाहिए। तो ऐसे करके यहां पर मैंने एलिमेंट फिल करना शुरू किया। कॉस ए कॉस पी, सॉरी और साइन ए साइन पी। यहां फिलहाल मैं 0 लिखता हूं। मे बी पॉसिबल आगे चल के मुझे चेंज करना पड़े, लेकिन ये पक्का है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक एलिमेंट तो मिल जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियरली बात करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ समझ में आया ये? हाँ हाँ तो जीरो ये भी समझ आ गया होगा आराम से। यहां आ जाना चाहिए कॉस क्यू साइन क्यू और हाँ यहां आ जाना चाहिए कॉस आर साइन आर। हाँ ऐसा करने से तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। 9 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ये समझ आ रहा हाँ है? तो फिर बाकी भी सभी समझ में आ जाएंगे। कॉस बी साइन बी, ये हर बार इतना इजी होगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप एक बार ट्रायल लोगे तो आराम से ब्रेक कर पाओगे। वैल्यू आ गई 0, दोनों की ही वैल्यू 0 है, और आई कैन से किसी एक की 0 हो सकती है, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि ये 0 ही होंगे। आप ऐसा भी लिखते तो कोई नुकसान नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं? आप तो फोकस ये करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलना चाहिए, इस डायरेक्शन में काम करना है अपन। पूरे 9 एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद? ना, ये समझ आई मेरी बात? तो ये जो लास्ट कॉलम या लास्ट रो है उसका ये 0 0 क्या क्यों बोला है? आपने? नहीं मैंने ये इधर कहा, 10। देखो तुम एक बात समझने की कोशिश करो। तुमसे अगर कोई कहता है कि 12 किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या इस बात से एग्री हो 12 इनफाइनाइट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है? मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? 25 लोग यहाँ बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग यहाँ 0 0 0 ही फिल करेंगे। ऐसा हो सकता है कोई वीक स्टूडेंट मुझसे ये ऑब्जेक्ट करे, सर आपने 0 0 क्यों लिखा है, मैं तो यहाँ 5 5 5 लिखना चाहता हूँ, या मैं यहाँ 1 2 3 लिखना चाहता हूँ। मैं कहूंगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, क्योंकि 10 इंटू 0 भी 0 ही होगा और 20 इंटू 0 भी 0 ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई नया स्टूडेंट जो यहाँ 0 लिखे, यहाँ भी 0 लिखे, यहाँ भी 0 लिखे, यहाँ 10 लिखे, यहाँ 18 लिखे, और यहाँ वो 19 लिखे, तो वो भी सही है, क्योंकि 0 लाना है। मैं 0 लाने से 0 टारगेट हमारा 0 नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर वैल्यू 0 हो रही है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों 0 होंगे जरूरी तो नहीं। बोलो। पॉइंट केवल इतना सा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो उनके अंदर, मैटर नहीं करता। समझ आ रहा है? हाँ हाँ बोलो भाई। आ गया। हाँ मैं आ एक, गया। तो बेसिकली उल्टा जॉब है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे मतलब 4 और 5 को मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आप सोचना ये है कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन है। 20 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच नंबर्स। तो अब ये सोचना है कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है। ये थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। मैं एक सवाल मतलब और, 0, मतलब वो तीनों को मल्टीप्लाई 0 ही आना चाहिए, मतलब कैसे भी रैंडम नहीं कर बिल्कुल दो। नहीं, 0 नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलना चाहिए। 0 0 से मेरा कोई कंसर्न नहीं। वहां मैं एक कोई भी सवाल, नंबर हो सकता है ना। हाँ मैं वहां ये नहीं जैसे कहना चाहता। देखो एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, तुम्हारा डाउट ऐसे दूर हो पाएगा। ऐसे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहां 0 आएगा। मैंने एक सवाल लिखा जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा था, शायद वही है। मैंने एक सवाल बना दिया है। बस एक चीज दिमाग में रखना, इस मेथड को सीखने के लिए, सॉरी, इस मेथड का सवाल करने के लिए तुम्हें एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि ऐसा कुछ होता था। क्योंकि अगर ये स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि ऐसा कुछ होता था, तो कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ होता था अगर ये दिमाग में रहेगा तो 100% आप इसका अप्रोच कर डालोगे। एक सवाल लिखा मैंने, ठीक है? अब देखो फिल कर रहा हूं, 3 लाना है, 1 1 1 1 1 1, हाँ एक एलिमेंट आ गया, हाँ दूसरा आ गया, अल्फा 3 बीटा एलिमेंट आ बीटा गए। हाँ समझ आया? आगे चलो। 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आगे 9 के 9 एलिमेंट। हाँ हो सकता है कि मैंने तुम्हें जल्दी से बता दिया हो, क्योंकि मुझे ये पता है, तुमको लेकिन पक्का सोचना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सही है हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात हो, ये बात सर को कैसे पता, तो मैं कह रहा हूँ ये बात हो सकती है कि मुझे ये बात पता हो, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझना तो तुम्हें ये है कि तुम्हें तो पता नहीं, तुम्हें तो समझना ही पड़ेगा, तुम्हें तो सोचना ही पड़ेगा ये किसका मल्टीप्लिकेशन है। पॉइंट लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि सोचना सबको पड़ेगा ये किसका मल्टीप्लिकेशन। समझ आई मेरी बात? अब आप दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, इनफैक्ट दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। आप एग्री हो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज। हाँ वो एक दूसरे के ट्रांसपोज है तो वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये है 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू भी आप जानते ही हो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए।
अच्छा मतलब और भी तुम्हें थोड़ा समझा दूं लिखना, ऐसा मत सोचना कि 111 ही लिखा जाएगा। हो सकता है किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर यहाँ टी लिख देते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, जीरो जीरो यहाँ भी लिख पर सकते हैं। ई चल जाएगा, ई चलेगा, लेकिन इससे पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनको लिखने से तुम्हारा काम, अब पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। हाँ समझ रहे हो? तो मतलब ऐसा नहीं सोचना कि यही लिखना है, मैंने जो बोला है कि नहीं नहीं सर ने कहा है 111 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है सर। सर ने तो ये कहा है कि आपको इन दोनों को एडजस्टमेंट करना है जिससे कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलता हो, बस इतना सोचना है। ठीक है? सर, जो भी लिखना लिख सकते पर वो सेट बैठे वैसा लिखने का। बस 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 जो भी लिखो कुछ भी चलेगा, बस तुम ऐसा समझो जैसे 20 लिखा है, जैसे एग्जांपल 20 लिखा है, तुम्हें ब्लॉक में ऐसे नंबर भरने हैं जिससे कि 20 आ जाए। हम्म। अब ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि तुम्हें 1 और 20 लिखना है, कि तुम्हें 4 और 5 लिखना है, कि तुम्हें 2 और 10 लिखना है। ऐसा मैं क्यों बताऊं, ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आ जाना चाहिए बस। 9 एलिमेंट को दिमाग में रखते हुए आप इन दोनों की जगह पे कुछ भी फिल कर सकते हो, कुछ भी फिल कर सकते हो, बस 9 के 9 एलिमेंट आने चाहिए। एक भी नहीं आएगा तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन और सही नहीं है। ठीक है? हाँ चलो बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है? इसको पूरा कर लेना, मैं मॉड्यूल में से सवाल लिख के दे दूंगा तुम्हें कौन कौन से करना है। ठीक है? शीट में से मतलब। ओके? सर इसमें ये रिकॉर्डिंग भेज देना फिर। पक्का पक्का, ठीक है, भेजता हूँ। हाँ।